Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स के बारे में। The potential energy stored in a body by virtue of elastic deformation is equal to the work done to produce this deformation is known as strain energy। हम जब मटेरियल के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है बाय द virtue ऑफ एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कि इक्वल होती है डिफॉर्मेशन के। जितनी उसमें डिफॉर्मेशन होती है तो ये क्या कहलाती है? स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कंसीडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह हम मैकेनिकली इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम वायर लगा देते हैं, वन एंड हम क्या कर लेते हैं, उसको सस्पेंड कर लेते हैं, और सेकंड एंड पर क्या कर देते हैं, स्ट्रेच बाय अटैचिंग अ वेट एट द अदर एंड। और हम इसको यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से हम इसको स्टडी करते हैं जो इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। We can increase stretching by force by increasing the weight। हम स्ट्रेचिंग जो है वायर के ऊपर किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? हम वेट को ज्यादा करते जाएंगे तो वायर के अंदर स्ट्रेचिंग भी ज्यादा आती जाएगी, जिसको हम यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर नोट कर सकते हैं। By noting this extension L of the wire for different values of stretching the force F, a graph can be drawn between the force and the extension L। So हम जितनी उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बाय अप्लाइंग दी वेट, और उसके नतीजे में वायर की लेंथ जितनी चेंज हो रही है, उसमें एक्सटेंशन हो रही है, हम एक ग्राफ की मदद से उसमें स्टोर होने वाली स्ट्रेन एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। आइए हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। हमने फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। वर्टिकल एक्सिस पे हमने फोर्स ले लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंथ है। If the elastic limit is not exceeded, the extension L is directly proportional to the force F। अगर हम C पॉइंट तक देखें तो जो फोर्स है और एक्सटेंशन ये क्या है, इलास्टिक लिमिट के अंदर जानते हैं हम स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस पॉइंट तक क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। As the force stretches the wire, it does not same amount of work on the wire, which is equal to the product of force F and the extension L and is stored in as energy। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमें लेंथ ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। हर पॉइंट पर हम जानते हैं कि फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट तक स्ट्रेच करने पर फोर्स F1 है, बी तक फोर्स F1 प्राइम होगी, और सी पॉइंट तक फोर्स क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। सो इट्स मीन कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी फोर्स भी बढ़ती जाएगी। ग्राफ को स्टडी करने के लिए हमें फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द एक्सटेंशन इज L1। L1 तक जो हम एक्सटेंशन स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। लेट द फोर्स फॉर दिस एक्सटेंशन बी F1। सो इस एक्सटेंशन के लिए फोर्स क्या है, F1 फोर्स लगी है। और जो इसमें चेंज आया, द फोर्स F does not remain constant in producing the extension L1, it varies uniformly from O to F1। so O to F1 क्या है, फोर्स वेरी करती है। इन सच अ सिचुएशन द वर्क इज कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। सपोज एट सम स्टेज बिफोर द एक्सटेंशन L, one is reached, the force in the wire F and that of the wire now extend by a very small amount of delta x। इस स्मॉल अमाउंट के लिए हम ये कंसीडर करेंगे कि इस स्मॉल अमाउंट के लिए जब डेल्टा एक्स लेंथ इंक्रीज हुई तब फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी। सो द एक्सटेंशन डेल्टा एक्स इज सो स्मॉल दैट फोर्स एफ मे बी assumed constant in delta x, so the work done in producing this small extension is। सो इस स्मॉल पोर्शन के लिए जहां पर फोर्स कांस्टेंट होगी, हम वर्क डन लिख सकते हैं, हम जानते हैं एफ इंटू डी। एफ एक्स फोर्स होगी और डी एक्स क्या होगा, डिस्टेंस हम जानते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। The total work done in producing the extension L1 is the sum of the area of all these strips, which is
equal to the area between the graph and the axis on which the extension has been plotted up to L is equal to L1. सो अगर हम इस कंप्लीट ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर ले तो कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी स्टेप का वर्क डन निकालना पड़ेगा जिसमें फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल इस छोटे से स्टेप की फोर्स कांस्टेंट होगी तो इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, और फिर हम एज अ होल एनर्जी सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। अब in such case जो हमने कंसीडर किया, in this case it is equal to the area of the triangle OAB। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि OAB हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर हम एरिया को स्टडी करने जा रहे हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ दैट इज डेल्टा OAB जो कि ट्राइंगल OAB है। अब हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, एरिया रेक्टेंगुलर का होता है लेंथ इंटू विड्थ, और जहाँ चूंकि हमारे पास ट्राइंगल बन रही है OAB, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या हो जाता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ इंटू जो बेस और हाइट परपेंडिकुलर हो जाएगा, OA और AB हो जाएगा। सो इन दोनों का मल्टीपल करके हाफ ले लेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। अब OA क्या है, O से A तक जो हमारे पास है वो लेंथ है L1, और A से B तक फोर्स कौन सी लग रही है, F1 लग रही है। सो दिस इज द एक्चुअली स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर that is equal to 1/2 L1 into F1. So this is the amount of energy that is stored in the wire. It is the again in the potential energy, gain of potential energy of the molecule due to their displacement from their mean position। जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो जो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है वो एज अ एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। द एनर्जी इन जाउल्स व्हेन फोर्स F इज इन न्यूटन एंड L इन मीटर। जब फोर्स F न्यूटन में और लेंथ इन मीटर होगी तो जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, हम जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ मीटर में, तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगी, जाउल हो जाएगी, जो कि एनर्जी स्टोर्ड होगी इसमें। So strain energy in form of elastic modulus अगर हम देखें, if A is the area of cross section of the wire and L is total length, अगर वायर की टोटल लेंथ L हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया उस वायर का A हो तो हम लिख सकते हैं इलास्टिक मॉडुलस, हम जानते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगी और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मॉडुलस को। सो अब हम क्या करेंगे, F1 हम यहाँ से निकाल लेंगे कि जो इस एरिया में हमारे पास फोर्स लगी दैट विल बी इक्वल टू EA मल्टीप्लाई L1 ओवर L, जबकि L1 क्या है, जो उस वायर की लेंथ में चेंज आया, L क्या है, उस वायर की ओरिजिनल लेंथ है, E इलास्टिक मॉडुलस है, और A क्या है, एरिया ऑफ द वायर है। सो स्ट्रेन एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की 1/2 L1 इंटू F1। सो F1 की ये वैल्यू हम प्रीवियस इक्वेशन F1 में पुट कर देंगे तो अब हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं L1 और L1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से L1 स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 EA L1 स्क्वायर ओवर L हो जाएगा। सो अब हम यहाँ इस रिलेशन से देख सकते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी है वो डिपेंड करती है मटेरियल के इलास्टिक मॉडुलस पे, एरिया पे, लेंथ पे, और अगर हम बात करें रेशियो ऑफ या फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ के, यानी कि लेंथ जो चेंज इन लेंथ के स्क्वायर और ओरिजिनल लेंथ के। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो डिफॉर्मेशन होती है वो मटेरियल की नेचर और उसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स और डायमेंशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी स्टोर है वो अगेन उसके इलास्टिक मॉडुलस, एरिया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्रैक्शनल चेंज ऑफ लेंथ पे डिपेंड कर रही है। द एरिया मेथड इज क्वाइट अ जनरल वन। जो हमने एरिया मेथड पढ़ा ये एक जनरल मेथड है, क्योंकि अगर हम सी से आगे जाएं तो ये एरिया चेंज हो जाता है। इफ द एक्सटेंशन इज इंक्रीज फ्रॉम L1 टू L2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स वुड बी गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ट्राइपीजियम बन जाएगा, जो कि ABCD है। अगर हम इस एरिया में स्ट्रेन एनर्जी स्टडी करना चाहें तो ये सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल से ट्राइपीजियम बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से बी से अगर हम लाइन ड्रॉ करें यहाँ तक, सो A
बी डी, और अगर इस पॉइंट को हम ई कंसीडर कर लें तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर बन रहा है, और बी और इस जो हमने ई पॉइंट अजम्पशन किया और यहाँ तक ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगी। सो इस तरह ये ट्राइपीजियम बन जाती है। It also valid for both linear elastic and non-elastic parts of the force extension graph. So जो अभी हमने ग्राफ पढ़ा, ये लीनियर हो, इलास्टिक हो या नॉन इलास्टिक हो, दोनों के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी कि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान सकते हैं। If the extension occur from O to G, this work done would be the area OHG। अगर हम इसको एक्सटेंशन को मजीद आगे तक ले जाएं और इस कंप्लीट को स्टडी करना चाहें तो अब हमारे पास एरिया क्या बन जाएगा, OGH हो जाएगा। सो एरिया मेथड को हम जनरल वन करके जो भी शेप बनेगी, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी, अगर हम ओ ए बी कंसीडर करें तो एरिया अंडर द ग्राफ हम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर ए बी डी और सी में फाइंड आउट करना चाहें, ए बी सी डी में, तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ जाएगा। इस तरह एरिया अंडर द कर्व कोई भी आएगा तो उस एरिया का हम फॉर्मूला यूज करते हुए उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्ट्रेन एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।